मैंने अनेकों बार ऐसे भोजों में भाग लिया है जिनमें मैंने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और हरिजनों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया है। मैंने दादा भाई नौरोजी, विवेकानंद, तिलक और गोखले के साहित्य को, भारत के प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास को, संसार के बड़े बड़े देशों इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस के इतिहास को पढ़ा है और मैं समाजवाद एवं साम्यवाद की अवधारणाओं से भी भली भांति परिचित हूं। लेकिन मैंने सबसे अधिक ध्यान वीर सावरकर और गांधी जी के विचारों और साहित्य को दिया है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आधुनिक भारत गत 50 वर्षों में इन्हीं दो महापुरुषों के सिद्धांतों से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। मुझ पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि मैंने सब कुछ वीर सावरकर के इशारे पर किया है, स्वयं अपनी इच्छा से नहीं। यह आरोप मेरे व्यक्तित्व, मेरे कार्य और मेरे निर्णय लेने की क्षमता का अपमान है। इस बारे में व्याप्त तमाम भ्रांत धारणाओं को दूर करने के लिए मैं दावे से कहना चाहता हूं कि मेरे उस कार्यक्रम की वीर सावरकर को जरा भी जानकारी नहीं थी, जिस पर चलकर मैंने गांधी जी का वध किया। उत्तर में सीमा प्रांत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में आसाम तक समस्त भूमि को मैं अपनी मातृभूमि मानता रहा हूं, जिसमें विश्व के सब धर्मों के लोग हंसते खेलते जीवन यापन करते हैं। और मैं समझता हूं कि सभी को अपने अपने धर्म पर चलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। इस देश के बाहर कोई ऐसा स्थान नहीं जिसे हिंदू अपना कह सके। भारत आदिकाल से ही हिंदुओं की जन्मभूमि भी है और पुण्य भूमि भी। हिंदू सभ्यता के कारण ही कला, विज्ञान, धर्म और इतिहास के क्षेत्र में भारत विश्वविख्यात हुआ। हिंदुओं के पश्चात यहां मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है, जिन्होंने 10वीं शताब्दी से भारत पर आक्रमण कर देश के बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अंग्रेजों के भारत में आने से पहले ही शताब्दियों के अनुभव के बाद मुसलमान यह समझ चुके थे कि वे यहां सदैव राजा बनकर नहीं रह सकते और ना ही भारत छोड़कर अन्यत्र कहीं जा सकते। मराठों की उन्नति, राजपूतों के विद्रोह और सिखों की शक्ति के कारण उनका आधिपत्य बहुत निर्बल हो चुका था। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को हराने में कामयाब हुए और उन्होंने अपनी योग्यता और राज्य प्रबंध से जनता के जीवन को सुरक्षा प्रदान की। हिंदुओं और मुसलमानों में पहले से ही कटुता थी और अंग्रेजों ने भारत में अपने राज्य को अधिक से अधिक समय तक जमाए रखने के लिए इस कटुता को और अधिक बढ़ावा दिया। भारत की जनता को उसके अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस का गठन हुआ, परंतु अंग्रेजों की चाल में आकर मुसलमानों ने उसके कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर ही अंग्रेज यहां राज कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मुसलमानों में इस आशा को प्रोत्साहित किया कि दोबारा उनका हिंदुओं पर आधिपत्य स्थापित हो सकेगा। यह अभिलाषा पहली बार 1906 में प्रकट हुई, जब वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो का संकेत पाकर मुसलमानों ने हिंदुओं से अलग चुनाव के अधिकार मांगे। अंग्रेजों ने धूर्ततापूर्वक यह कहकर इस मांग को पूरा कर दिया कि ऐसा करने से ही अल्पसंख्यकों अर्थात मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित रह सकेंगे।
कांग्रेस ने पहले तो इसका थोड़ा बहुत विरोध किया, परंतु बाद में इस प्रस्ताव पर निष्पक्ष रहकर उसने यह प्रस्ताव पास कराने में अप्रत्यक्ष सहायता की। पर अपनी इसी कृत्य से कांग्रेस ने विभाजन की मांग की नींव रखी। गांधी जी ने 1914 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आकर अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। उन्हें आशा थी कि दक्षिण अफ्रीका की तरह उन्हें यहां पर भी सभी वर्गों का पूर्ण विश्वास और सहयोग मिलेगा, परंतु वो शीघ्र ही निराश हो गए। दक्षिण अफ्रीका में केवल नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने की लड़ाई चल रही थी और इसीलिए वहां हिंदू, मुसलमान और पारसी एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। परंतु भारत में बात और थी। यहां अंग्रेजों के प्रभुत्व को समाप्त करने की लड़ाई चल रही थी और अंग्रेजों ने अपने प्रभुत्व को जमाए रखने के लिए हिंदू और मुसलमानों में फूट डाल रखी। गांधी जी के मन में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नेतृत्व करने की प्रबल आकांक्षा थी, परंतु जब 1919 तक उनके हाथ केवल निराशा लगी, तब मुसलमानों का दिल जीतने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के लिए सहानुभूति उत्पन्न की। उस समय जिन्ना साहब कांग्रेस के सेक्युलर नेता हुआ करते थे और मुसलमानों की राजनीति में उनका कोई महत्व नहीं था और मोहम्मद अली व शौकत अली मुसलमानों के नेता थे। गांधी जी ने अली बंधुओं को बहुत प्रोत्साहित किया और उनकी खूब प्रशंसा की और इस प्रकार कांग्रेस पूरी तरह से अली बंधुओं द्वारा चलाए जा रहे खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित हुई। मगर मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस से अलग ही समझा और उसकी नाकामयाबी के बाद मुसलमान हिंदुओं के और पक्के विरोधी हो गए। अंग्रेजों ने अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने के लिए हालात का फायदा उठाकर अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर मुसलमानों के लिए नौकरियों में आरक्षण लागू कर दिया और मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन से दूर रखने के लिए उन्हें ऊंची ऊंची नौकरियां दी जाने लगी। जहां एक तरफ गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं के खिलाफ जहर भर रहे थे। हर प्रकार से अंग्रेजों की ही जीत हो रही थी। फिर भी गांधी जी इसी आशा में रहे कि वो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नेतृत्व करेंगे। जो जो उनकी पराजय होती गई, त्यों त्यों वो मुसलमानों के लिए और अधिक बलिदान देने को तत्पर होते चले गए और जिस प्रकार एक हारा हुआ जुआरी दांव पर दांव लगाता चला जाता है, उसी प्रकार गांधी जी भी दांव पर दांव लगाते चले गए, केवल इसी आशा में कि एक दिन वो मुसलमानों का नेतृत्व करेंगे। वो मुस्लिम लीग की हर उचित अथवा अनुचित मांग को भी पूरा करते चले गए और गांधी जी की इसी नीति से प्रोत्साहित होकर द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के 6 महीने के भीतर अप्रैल 1940 में जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत पर पाकिस्तान के निर्माण की मांग रख दी। अंग्रेजों को पाकिस्तान के निर्माण की मांग बहुत पसंद आई, क्योंकि इस मांग के पूरा होने पर हिंदू और मुसलमान किसी भी भावी विश्व युद्ध में एक नहीं हो सकते थे और अंग्रेज हमेशा हमेशा के लिए विश्व के इस हिस्से में निरापद और निश्चिंत रह सकते थे। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, परंतु 1945 में जर्मनी और जापान की हार के बाद कांग्रेस ने अंग्रेजों से संधि की और इस प्रक्रिया में कांग्रेस जिन्ना की हिंसा के आगे झुकने पर मजबूर हुई।